धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रश्न मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना से लेकर के उससे कुछ वर्ष पहले और कुछ वर्ष बाद, यानी कि मोटे तौर पर 1870 से लेकर के 1910 ईस्वी सन तक के बीच के हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 प्रश्नों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और अपेक्षा है कि हाल में जो परीक्षा हो रही है उनमें से कुछ प्रश्न यहाँ से आप लोगों को पकड़ा जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर विचार विमर्श कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थे। इसमें ए ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी है यंग बंगाल एसोसिएशन, सी इंडियन एसोसिएशन और डी मद्रास महाजन सभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक संस्था थी। अगर इंडियन एसोसिएशन की बातचीत करें तो 1876 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। एस.एन. बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे और इस इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन को आगे बढ़ाया, यानी कि भारत पर शासन करने वाले जो प्रशासनिक समूह ब्रिटेन के होते थे उसके विरुद्ध इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया और 1885 से पहले ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण संस्था थे। यद्यपि इंडियन एसोसिएशन भी एक क्षत्रिय संगठन ही था, फिर भी इसकी एक बहुत लोकप्रियता थी अपने समय में। दूसरी संस्था की बात करें तो मद्रास महाजन सभा जो है वह 1884 में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक वीर राघवाचारी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आनंद चार्लू थे। वीर राघवाचारी वहाँ के मद्रास के बहुत बड़े नेता थे, अपने समय के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और हिंदू पत्र के वो संपादक थे। तो इस तरह से देखते हैं मद्रास महाजन सभा कांग्रेस की स्थापना से एक वर्ष पहले स्थापित हुई थी और यह भी एक महत्वपूर्ण संस्था थी दक्षिण भारत की। यंग बंगाल आंदोलन एसोसिएशन की बात करें तो यंग इटली के तर्ज पर यहाँ पर हेनरी डेरिजियो ने इसको प्रारंभ किया था और यह उतने महत्वपूर्ण संस्था नहीं थे और खास करके सामाजिक संदर्भ सांस्कृतिक संदर्भ में इसका महत्व था। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो 1843 ईस्वी में 43 में इसकी स्थापना हुई थी और यह जमींदारों की संस्था थी, राजनीतिक दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण संस्था यह नहीं थी। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी, इंडियन एसोसिएशन। अब दूसरा प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक याचिका रखा था जिसमें मांग की गई थी कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो। यह पहला कथन है। और दूसरा है 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना बंगाल में हुई थी। ये दोनों कथन सही है और इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए में दोनों कथन सही है। और पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1870 में हुई थी और 1870 में गणेश वासुदेव जोशी, एस.एन. साठे और चिपलुंकर जी ने इसकी स्थापना की थी। 1870 से 1880 के बीच में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही और पूरे अगर देखें पश्चिम भारत में और मध्य भारत में भी इसने अपना सामाजिक आधार विकसित किया। रानाडे जी से जुड़ गए, रानाडे जी इसके बहुत महत्वपूर्ण सदस्य बन गए और लगभग 20,000 प्रतिनिधियों के सिग्नेचर वाला एक दस्तावेज इन्होंने ब्रिटिश संसद के सामने रखा था और इस तरह की मांग की थी। तो कुल मिलाकर के पूना सार्वजनिक सभा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। और इसके संस्थापक कौन थे, इसमें कौन प्रमुख सदस्य थे? तो रानाडे जी थे। संस्थापक में गणेश वासुदेव जोशी और एस.एन. साठे चिपलुंकर थे और ये कथन सही है। दूसरा
इंडिया लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो शिशिर कुमार घोष और शंभू चंद्र मुखर्जी थे। और शिशिर कुमार घोष जो थे वो आनंद बाजार पत्रिका प्रकाशित करते थे और इनका एक भाई था मोतीलाल घोष और इन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया था। तो यह प्रश्न भी उत्तर, ये कथन भी सही है, अर्थात इसका उत्तर जो होगा वह ए होगा, दोनों सही है। अब तीसरे प्रश्न पर अगर आते हैं तो निम्नलिखित संगठनों को कालक्रम में लगाएं। पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा है इंडियन लीग या इंडिया लीग, अगला है मद्रास महाजन सभा और अगला है इंडियन एसोसिएशन। इनको अगर हम देखें तो कालक्रम में लगाते हैं तो पहला हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन। 1852 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वाभाविक है कि बॉम्बे लगा हुआ है, बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई होगी। अगला है इंडिया लीग जिसकी स्थापना कोलकाता में 1875 में हम लोग अभी चर्चा किए हैं। और अगला मद्रास महाजन सभा, मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी और वीर राघवाचारी, आनंद चारलोजी, सुब्रमण्यम अय्यर से जुड़े हुए थे और 84 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए हैं। तो इस दृष्टिकोण से इसका उत्तर हो जाएगा ए बी डी सी, अर्थात इसके उत्तर हो जाएंगे बी। बी का अर्थ हुआ कि ए बी डी सी इसके ऑप्शन सही हैं। अब आगे हम लोग चौथा प्रश्न पर विचार विमर्श करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में स्थापित हुई थी? पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और तीसरा है लैंड होल्डर सोसाइटी। तो इसके उत्तर हो जाएंगे सी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना बंगाल में हुई थी। द्वारका नाथ टैगोर इसके संस्थापक थे और कई लोग इसे, राधाकांत देव, कई लोग इससे जुड़े हुए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में और बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये लंदन में स्थापित संस्था थे जिसकी स्थापना भारतीय लोगों ने किया था। और दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में लंदन में विलियम एडम्स ने किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी जो 1838 ईस्वी में बंगाल में स्थापित हुआ था। तो उत्तर इसके हो जाएंगे सी। अगला क्वेश्चन है सुमेलित युग्म को पहचानिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और डैश दे करके है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इसके जो डैश दे करके है फिरोज शाह मेहता। और सी में है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। तो इसमें कौन सही है? तो इसका उत्तर डी, तीनों सही हो जाएंगे और ये तीनों कथन सही है। सुमेलित युग में देखें तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। जैसा कि गोखले जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वे उदारवादी नेता थे। बनारस कांग्रेस की 1905 में उन्होंने अध्यक्षता की थी और गोखले जी इसके साथ साथ सुधारक नामक पत्र भी प्रकाशित करते थे जो एक महत्वपूर्ण पत्र था और नरम दल के वो प्रमुख नेता थे। दूसरा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी और इसके 3 प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसमें है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता तो सही हो जाएंगे क्योंकि 3 संस्थापकों में से सबसे महत्वपूर्ण फिरोज शाह मेहता ही थे और उसके बाद KT तेलंग थे, उसका तैयब जी थे। इनको बम्बई का त्रिरत्न कहा जाता था, अपने समय के ये बड़े नेता थे। और अगला है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। 1885 ईस्वी में इसकी पहली बैठक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और उस समय इसके अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका तीनों ऑप्शन सही है। अगला है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहकर मजाक उड़ाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए में दिया हुआ है डफरिन, बी में कर्जन, सी में रीडिंग और डी में बेबल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डफरिन। डफरिन का समय अगर देखें तो वह 1884 से लेकर के 88 तक रहा और इसी के समय में 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उन्होंने कांग्रेस को हल्के में लिया और कहा कि कुछ लोगों, मुट्ठी भर लोगों का वह नेतृत्व करता है।
करजन की बात करें तो करजन 1900 ईस्वी में हम देखते हैं कि यहाँ पर था और उसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रहा है और मेरा मूल उद्देश्य कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति की ओर ले जाना और समाप्त कर देना है। और 1903 में उन्होंने नपुंसक करने की बात कांग्रेस की कही थी। तो कांग्रेस की आलोचना करजन ने भी किया था 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, लेकिन सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यह वक्तव्य जो है वह डफरिन की है और वह 1884 से लेकर के 88 तक रहा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करजन 1899 से लेकर के 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल या यूं कहें कि वायसराय था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए। अब अगले प्रश्न अर्थात हम लोग 7वें प्रश्न पर विचार विमर्श करते हैं। 7वां प्रश्न का में 2 कथन है। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में ही हुई थी। और दूसरा है कांग्रेस का महासचिव A.O. ह्यूम था, प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम था। तो इसका दोनों कथन जो है वह सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि, उसमें अधिकांश प्रतिनिधि जो थे वो पत्रकार, वकील वगैरह थे और जमींदार भी थे लेकिन कम थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 72 प्रतिनिधियों के साथ इसकी पहली बैठक मुंबई में, और इसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। और कांग्रेस का प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम था। A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड विदेशी सिविल सर्वेंट थे और वे शिमला में बस गए थे और बसने के बाद उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में अपना योगदान दिया था और वो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। वह प्रारंभ में कई वर्षों तक 10 वर्ष से ज़्यादा वह कांग्रेस का महासचिव रहा था। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में एक और बात है कि कांग्रेस शब्द जो है वो दादा भाई नौरोजी दिए थे और तब इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था। अगला प्रश्न है कि 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना, का अध्यक्ष कभी नहीं बना? इसमें देखें तो पहला ए ऑप्शन में है लाला लाजपत राय, बी में है एनी बेसेंट, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में है मोतीलाल नेहरू। अगर इस प्रश्न के उत्तर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तिलक जी कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, यानी उत्तर हो जाएंगे सी। अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो 1920 में कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने किया था। 1920 में कांग्रेस की 2 बैठक हुई थी। एक स्पेशल बैठक हुए थे जो कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता हम देखते हैं लाला लाजपत राय ने किया था सितंबर महीना में, और एक दिसंबर में नागपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी ने किया। तो इस तरह से लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उस बाद एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और कोलकाता अधिवेशन हुए थे। और उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में कांग्रेस की अध्यक्षता की 1919 ईस्वी में, और 1928 में भी कोलकाता कांग्रेस की उसने अध्यक्षता किया था। तो इस तरह से मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, लाजपत राय ने अध्यक्षता की, एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। इसीलिए उन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है। अपने युग के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न की बात करें तो सुमेलित युग्म को पहचाने। ए में है हरिजन पत्र और डॉट देकर के है गांधी जी। बी में है बहिष्कृत भारत, डॉट देकर के अंबेडकर जी। और सी में है वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और डी में है ABC, तीनों सही है। तो 9वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ABC तीनों सही है। हरिजन पत्र की बात करें तो महात्मा गांधी ने जनवरी 1933 ईस्वी में अंग्रेजी में हरिजन पत्र की शुरुआत की थी। और हरिजन सेवक पत्र नामक पत्र जो है वो हिंदू में, और हरिजन बंधु नामक पत्र गुजराती में उन्होंने प्रारंभ किया था। तो कुल मिलाकर के हरिजन आंदोलन के संदर्भ में, जैसा कि हम लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने हरिजन यात्रा भी की थी और इस तरह का कार्य उन्होंने किया था। बहिष्कृत भारत की बात अगर करें
तो अंबेडकर जी का यह पत्र है और ये बहुत लोकप्रिय पत्र उनका रहा और अंबेडकर जी की रचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे अभी भारत के युवक और युवतियों को, हम सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो दादा भाई नौरोजी की पत्रिका थे और इस तरह से ये तीनों कथन सही दिखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? इसमें पहला है नौरोजी जी, दूसरा रनाडे जी, अगला एस.एन. बनर्जी और अगला जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसके उत्तर हो जाएंगे आपको एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी जो थे वो कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन के 2 अखिल भारतीय परिषद की बैठक हुई थी, एक 1883 में और दूसरा 1885 में। अतः इंडियन एसोसिएशन के सबसे प्रमुख सदस्य और नेता होने के कारण वो वहां चले गए थे। अतः कांग्रेस के जो स्थापना अधिवेशन था उसमें वे उपस्थित नहीं हुए थे। तो इस तरह से इसका उत्तर एस.एन. बनर्जी हो जाएगा। नौरोजी जी थे ही, उन्होंने ही कांग्रेस नाम दिया था और रनाडे जी भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन में है पहला ए दादा भाई नौरोजी, दूसरा है एस.एन. बनर्जी, तीसरा है फिरोज शाह मेहता और चौथा है बदरुद्दीन तैयब जी। तो दूसरे अधिवेशन की बात करें तो दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ए दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। पहला 1886 कोलकाता में, दूसरा 1893 ये लाहौर में और तीसरा 1906 ईस्वी में कोलकाता में। तो 3 बार अध्यक्ष रहे हो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कांग्रेस के सबसे अधिक बैठक कोलकाता में हुई लगभग 10 बार और 7 बार इसकी बैठक जो है वह मद्रास में और 6 बार इसकी बैठक मुंबई में हुई। तो इस तरह से सबसे अधिक बार कोलकाता में बैठक 10 बार हुई थी और मद्रास में 7 बार और मुंबई में 6 बार, और उसमें 2 बार जो कोलकाता में हुई थी उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। एस.एन. बनर्जी आपको उसके बाद अध्यक्ष बने हैं, फिरोज शाह मेहता और बाद में बने हैं, और बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो आपको 1887 ईस्वी में तृतीय बैठक जो हो रही थी उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। अब बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 12वां प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। और बी में है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे। तो इसका जो उत्तर होगा, ये दोनों कथन को अगर देखें तो पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन हम देखते हैं कि गलत है। दूसरा कथन है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे, यह गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएंगे सी। सरोजनी नायडू द्वितीय महिला सदस्य थे। अगर प्रथम भारतीय महिला आएगी तो सरोजनी नायडू होगी, क्योंकि एनी बेसेंट जो है वो 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता के थे, वे प्रथम महिला अध्यक्ष थे। और 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू ने कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस तरह से प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू और प्रथम महिला में एनी बेसेंट उत्तर होंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? पहला लाला लाजपत राय, बी में गांधी जी, सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसके सी उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा 16 के अधिवेशन में उन्होंने कहा था। और ये बाल गंगाधर तिलक जी का जो हम अधिवेशन देखते हैं 1919 में वो अंतिम अधिवेशन में भाग लिए थे और 20 में वो स्वर्गीय हो गए थे। तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक जी के वाक्य हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ए में भागलपुर, बी में पटना, सी में बांकीपुर और डी में रांची। इसका उत्तर हो जाएगा सी। और सी बांकीपुर में 1912 ईस्वी में
27वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया था। तो इस तरह से अभी वर्तमान में जो बिहार है, उस बिहार में पहली बैठक ये 27वां अधिवेशन हुआ, बांकीपुर में, जो पटना में अवस्थित है। अगला हम देखते हैं 15वां प्रश्न, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ए में है RN मधोलकर, बी में अंबिका चरण मजुमदार, सी में मोतीलाल नेहरू और अगला डी में रास बिहारी घोष। तो इसके उत्तर हो जाएंगे अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार 1916 में लखनऊ कांग्रेस की के अध्यक्षता किए थे और उसी के समय में लखनऊ पैक्ट पारित हुआ था। ये लखनऊ पैक्ट जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम स्वराज्य के मुद्दे पर आपको मदद करेंगे, आपकी बातों को स्वीकार करेंगे, और दूसरी बात कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर दिया, पृथक निर्वाचन की उनकी जो विषय था उसको इन्होंने स्वीकार कर दिया। ये कांग्रेस के बहुत बड़े बोल थे और कांग्रेस को मुस्लिम लीग ने एक बहुत नज़दीकी से ठगने की कोशिश की और उस समय की कांग्रेस से आराम से ठगा गए। तो यह भूल थे। इसी अधिवेशन में एक और बात हुई थी कि 1916 ईस्वी में ही गरम दल और नरम दल के लोग एक हुए थे और जो 7 में समस्या हुई थी वो 9 वर्ष के बाद जो सूरत स्प्लिट हुआ था, हम देखते हैं 1907 में, वो यहाँ पर उस खाई को पाटने की कोशिश की गई। तो 2 बातें। और तीसरी बात यह हुई कि इसी अधिवेशन में गांधी से राजकुमार शुक्ल जी मिलने गए थे चंपारण के मुद्दा को लेकर के और उनको निमंत्रण उन्होंने दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी। और 16वां प्रश्न की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष को कालक्रम में सजाना है। ए में है गांधी जी, बी में है पटेल जी, सी में नेहरू जी और डी में सुभाष बाबू। इसमें अगर देखें तो गांधी जी ने कांग्रेस की केवल एक बार अध्यक्षता की 1924 बेलगांव, जो कर्नाटक में पड़ता है, तो बेलगांव कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे 1924 में। सरदार पटेल 1931 में कराची कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद भी वो 36 में भी अध्यक्षता की, लेकिन पहले 1929 आ जाएगा तो लाहौर कांग्रेस। यहीं पर हम देखते हैं कि पूर्ण स्वाधीनता स्वराज्य की बात स्वीकार की गई और यहाँ पर रावी के तट पर इस तरह की बातें की गई थी, जिसका नेतृत्व नेहरू कर रहे थे। और सुभाष बाबू 1938 में हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो इस दृष्टि से पहले उत्तर हो जाएंगे ए सी बी डी, अर्थात गांधी जी। उत्तर हो जाएंगे इसका बी, गांधी जी 1924, दूसरा में हो जाएंगे नेहरू जी 1929, तीसरा में पटेल जी 1931 और सुभाष बाबू 1938, यानी उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अधिवेशन ए में है 1896, बी में है 1905, सी में है 1911 और डी में है 1929। तो इसके उत्तर हो जाएंगे सी। इसके उत्तर हो जाएंगे आपको सी, और सी का अर्थ हुआ कांग्रेस 1911 के अधिवेशन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1886 के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। कोलकाता में अधिवेशन हुए थे और उसके बाद 1911 में बिशन नारायण धर के नेतृत्व में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। उसमें हम देखते हैं कोलकाता में ही ये जनगण मन गाया गया था और फिर संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 52 सेकंड में से गाना गाने का समय निर्धारित किया गया है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अब 18वां प्रश्न पर आए तो अधिकतर नरमपंथी नेता किन क्षेत्रों से थे या कहां से थे? ए में है नगरीय क्षेत्र, बी में है ग्रामीण क्षेत्र, सी में है ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र और डी में है पंजाब। तो इसका उत्तर हो जाएगा नगरीय क्षेत्र से। जितने हमारे गरमपंथी नेता थे, या फिरोज शाह मेहता हों या गोखले जी हों या दिनसा बाचा हों या जितने नेता हमारे थे, रनाडे जी हों, ये सारे लोग नगरीय क्षेत्र से थे और इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब अगला है निम्नलिखित में से
कौन सा नेता 1904 ईस्वी से स्वशासन की मांग पर बल दे रहे थे? ए में है एस.एन. बनर्जी, बी में अरविंदो घोष, सी में फिरोज शाह मेहता और डी में दादा भाई नौरोजी। तो इसके उत्तर हो जाएंगे डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो 1904 से ही वे स्वशासन पर बहुत बल दे रहे थे और जब 1906 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उस समय कांग्रेस की बैठक कोलकाता में हुई थी तो 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए थे। इसमें एक का संबंध स्वशासन से था, दूसरा स्वदेशी से, तीसरा बहिष्कार से और चौथा शिक्षा से था, राष्ट्रीय शिक्षा से। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका उत्तर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है, किसने प्रारंभिक कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय एवं विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? उत्तर में है ए में लाला लाजपत राय, बी में है बिपिन चंद्र पाल और सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में है एनी बेसेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। इसका उत्तर बाल गंगाधर तिलक इसलिए हो जाएगा कि उन्होंने बार बार कांग्रेस के नरमपंथी जो चरण था 1885 से 1905 तक उसको ये कह करके कहते थे हुए कि ये भिखमंगा का कमीशन है, भिखमंगा की संस्था है, ये भिक्षावृत्ति ही कांग्रेस का मूल उद्देश्य है। उनका कहना था कि अंग्रेजों के विरुद्ध अनुनय यानी 3P से, पेटिशन से, उसके बाद प्रोटेस्ट से और प्रेयर से काम नहीं चलेंगे। हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, हमें स्वावलंबन और स्वराज्य चाहिए और ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह के विचार रखने वाले नेता थे और उन्होंने इस बात को लेकर के कांग्रेस की तीखी आलोचना की थी। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि उन्होंने विनय और विरोध राजनीति को लगा करके दोष लगाया था और भिक्षावृत्ति के फैक्ट्री कहा करते थे कांग्रेस के उदारवादी दल माने चरण को। अगला है कौन नरम दल के नेता थे? 21वां प्रश्न और इसका उत्तर ए में है नौरोजी, बी में है गोखले, सी में है अरविंद घोष और डी में है रनाडे। तो देखिए इसमें जो 3 हैं नौरोजी जी, गोखले जी और रनाडे जी, ये नरम दल के नेता थे और गरम दल के नेता हो जाएंगे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष भवानी मंदिर के लेखक थे। अरविंदो घोष और बारिंद कुमार घोष दोनों भाई थे और दोनों बंगाल से जुड़े हुए थे और इन्होंने भवानी मंदिर के माध्यम से उसके बाद कई अन्य पत्रिकाओं के माध्यम से एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार किया था गरमपंथियों के लिए। वैसे गरमपंथी के 3 बड़े नेता थे, लाल, बाल और पाल, लेकिन अरविंदो घोष इनसे कम महत्व रखने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो कुल मिलाकर के इन्होंने वंदे मातरम, उन्होंने जो है सो भवानी मंदिर, उन्होंने कई अन्य कार्य किए जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया था। ब्रिटिश संस्कृति और ब्रिटिश शासन दोनों के वो घोर विरोधी थे। तो कुल मिलाकर के इसका उत्तर हो जाएगा सी, अरविंदो घोष। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस प्रश्न को बनाएंगे और जो विश्लेषण और व्याख्या की गई है उस व्याख्या को सुनने और समझने की कोशिश करेंगे और इसमें कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग आचार्य IAS के जो चैनल है उन प्रश्नों को देखेंगे और जो उसमें ये दिए गए हैं फ़ोन नंबर उस पर मुझसे आप बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।